नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और आपके बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ये 5 फैक्टर्स को जितने भी न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड। तो ये सारे अगर ऐसे आर्टिकल्स आपको पसंद हैं, आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपकी फीड में आएँ और हम रोज़ ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं आज के एक ओवरव्यू से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल से आज, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल है यूएस हॉल्स एनफोर्समेंट ऑफ लॉ प्रोबिंग अडानी ग्रुप। यहाँ पे आपने सुना था कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप पे कुछ कुछ केसेस स्टार्ट हो गए थे, लीगल एक्शन शुरू हो गया था यूएस में, जिसकी वजह से केन्या ने इनका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक कैंसल कर दिया और भी काफ़ी कंट्रीज़ ने काफ़ी मतलब इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर उसके बाद, बट अब वो हॉल्ट हो गया। इसके बाद यूएस सैंक्शंस, रशिया का कहना है कि यूएस सैंक्शंस जो है ये ऑयल ट्रेड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला इंडिया के साथ। तो रशिया पता नहीं क्या तोड़ निकाल लेता है यूएस के सैंक्शंस का। वो कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड जैसे था, हम आपको ऑयल सप्लाई कर रहे थे, उसी दाम पे हम करते रहेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक नई न्यूज़ है और यूएस बड़ा उदास होगा ये सुन के, मुझे लगता है कि इतने सैंक्शंस लगाने के बाद भी इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये पता नहीं कैसे ऑयल फिर भी सप्लाई किए जा रहे हैं। इक्विटीज़ क्रैश, रूपी फ्लाइज़ हाई। इक्विटी हमारे नीचे जा रहे हैं, मतलब शेयर बाजार नीचे जा रहा है और रुपया ऊपर उड़ रहा है लगातार। तो इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑर्डर्स हिट कर चुके हैं 2.5 ट्रिलियन रुपीस एफवाई 26 में इतने हिट हो जाएँगे। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर तो है, लेकिन एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, ये इनके सीएमडी का कहना है। तो डिस्कस करेंगे हमारी इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी की क्या हाल-चाल अभी चल रहा है। स्टक डिजी लेंडर्स लुक टू आरबीआई टू ईज़ अनसिक्योर्ड लोन रूल्स। डिजिटल लेंडर्स, सबके पास मैसेजेस आते होंगे कि आपको करोड़ों का लोन मिल चुका है, करोड़ों के क्रेडिट कार्ड्स इश्यू हो चुके हैं, ऐसे-ऐसे मेरे पास तो बहुत आते हैं। तो ये डिजिटल लेंडर्स हैं और ये आरबीआई से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी हालत थोड़ी-सी अभी पतली हो रखी है। तो एक बार हम पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है स्पेस में। अडानी में पावर ऑफ बांग्लादेश सप्लाई टू 100%। कहाँ अडानी और बांग्लादेश में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी, और हम पढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश सप्लाई कर सकता है, 100% तक की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है बांग्लादेश में। तो क्या है ये और कैसे इतना बड़ा परिवर्तन बांग्लादेश को आ गया? अभी देखते हैं। कुकिंग ऑयल प्राइसेस राइज एज़ रूपी डेप्रिशिएट्स। हमारे खाने बनाने के लिए जो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम बढ़े हैं और बढ़ सकते हैं। जैसे-जैसे रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट होता रहेगा, तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना होगा और कौन-सी चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। रूपी वर्सेस डॉलर, अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, तो आरबीआई ने रूपी को प्रॉप अप किया और बिगेस्ट गेन आया हमारा नवंबर 2022 से लेके अभी तक। तो रुपया लगातार गिर रहा है और सबसे बड़ा गेन भी 2022 से लेके 25 तक अभी आया है। तो ऐसा क्या हुआ है? वो भी डिस्कस करेंगे क्यों आया है, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन कई बार हम कवर कर भी चुके हैं। फेसिंग लेबर शॉर्टेज ड्यू टू वेलफेयर बेनिफिट्स, एलएनटी के चेयरमैन का कहना है, फिर से एक बयान आया है इनका, पिछली बार तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था कि लेबर शॉर्टेज है इनके पास, इनको लेबर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोग जो है वेलफेयर स्कीम्स में काम कर रहे हैं जाकर के। तो क्या ऐसा सच में है और वेलफेयर स्कीम्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग एलएनटी में काम नहीं करना चाह रहे हैं और मनरेगा में काम करना चाह रहे हैं? ये थोड़ा-सा तो इलॉजिकल साउंड करता है, तो ऐसा क्या है? हम ज़रूर देखेंगे अभी, इसके बारे में भी एनालाइज़ करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है यूएस हॉल्स। अडानी के इन्वेस्टर्स तो मुझे लगता है इससे बहुत खुश होंगे, स्पेसिफिकली क्योंकि यूएस ने हॉल्ट कर दिया है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जहां अडानी ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो डायरेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि आप पॉज करो, अभी रोको जो आप एक हाफ सेंचुरी ओल्ड 50 साल पुराना एक लॉ आप इस्तेमाल करके ब्राइबरी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इसको खत्म करो आप, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया है जहां पे 1977 फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट, जो प्रोहिबिट करता है अमेरिकन कंपनीज को एंड फॉरेन फर्म्स को कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स में किसी को ब्राइब करें बिजनेस को रिटेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। तो इस जो 1977 का एक्ट है, इसके तहत यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था और इन्होंने क्या किया, जो भी केसेस इस लॉ से रिलेटेड चल रहे हैं सबको पॉज करवा दिया यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ी रिलीफ है ये अडानी के लिए। और कितना हल्ला मच गया था, आपको याद होगा उस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प के आने के पहले तो काफ़ी बड़ा टारगेट अडानी ग्रुप रहा है। मैं कहूँगा यूएस में स्पेसिफिकली, चाहे हिंडनबर्ग हो, चाहे फिर अब ये जस्टिस डिपार्टमेंट का हो केस, तो ये प्रॉब्लम्स रहे हैं हमेशा से, बट अभी काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है अडानी को।
ट्रम्प की तरफ से। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट किया है यूएस अटॉर्नी जनरल को और कहा है कि भाई ये एफसीपीए वगैरह पॉज करो, स्क्रैप करो इससे, ठीक है। एंड यहाँ पे अडानी ग्रुप वगैरह जो है इनकी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े तब भी चैलेंज स्टेटमेंट्स आए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी चीजें हम फेस करेंगे और अब फाइनली मुझे लगता है 2025 इनके लिए काफी बेटर शुरुआत रही है यहाँ पे, राइट। एंड लेट्स सी आगे इनके इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं एंड कैसे आगे ये जस्टिस डिपार्टमेंट का केस मुझे तो नहीं लगता दोबारा शुरू होने वाला है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंसी के टाइम पे तो ये नहीं स्टार्ट होने वाला है। तो काफी रिलीफ वाली बात है ये, हमारे लिए भी अच्छी न्यूज है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दूसरे आर्टिकल से। एनर्जी वीक, एनर्जी का आर्टिकल है सबसे पहला हमारा आज का। एनर्जी हम रोज डिस्कस करते हैं क्योंकि एनर्जी मार्केट में इतना कुछ हो रहा है ना कि अगर आज पढ़ के कुछ छोड़ दो, एक साल बाद पढ़ोगे, आप शॉक हो जाओगे कि एक साल में क्या चेंज आ गया भाई इतना बड़ा। तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए, ठीक है, लेकिन रशिया का कहना है कि यूएस सैंक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो हमारा ट्रेड चल रहा है इंडिया के साथ। कैसे नहीं पड़ने वाला ये तो मुझे नहीं लगता वो बताएंगे। वो ये तो नहीं बताएंगे कि हम किस तरीके से ऑयल सप्लाई करेंगे, किस तरीके से पेमेंट्स लेंगे, कैसे हमारे टैंकर्स आएंगे आपके पास, क्योंकि बता दिया तो यूएस उसका भी तोड़ निकालेगा फिर, राइट। लेकिन इन्होंने कहा है कि रशिया कंटिन्यू करेगा कि वो सप्लाई करे ऑयल इंडिया को बहुत ही इकोनॉमिकल और लीगल मैनर में और जस्ट मैनर में। जो लेटेस्ट यूएस के सैंक्शंस हैं मॉस्को पर, वो कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो दिस इज अ रेड फेस मोमेंट है ये यूएस के लिए कि रशिया ओपनली इंडिया आके ऐसा बोल रहा है कि ये जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं इनका कोई फायदा नहीं है। जबकि रिसर्च करके काफी स्पेसिफिक सैंक्शंस लगे और इस बार सब लोग, इवन इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी फर्क पड़ सकता है, ये रशिया से सप्लाई जो है वो ड्रॉप होगा। तो इनका कहना है कि हमारे पास सारे मीन्स हैं कि हम सप्लाई करें एनर्जी इंडिया को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें सप्लाई में। एंड हमारे पास सारे मीन्स है कि हम सारे क्लाइंट्स को एनर्जी सप्लाई करें, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें, और हम वो करेंगे इकोनॉमिकल, लीगल और जस्टिफाइड वे में। तो स्टेटमेंट आया है जब यूएस ने इंपोज किया है नया सैंक्शन रशिया पर, ताकि वो फंडिंग को स्टॉप कर सके फॉर कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट यूक्रेन। और रशिया टॉप ऑयल सप्लायर है इंडिया का। ऑनेस्टली मैं बोलूं तो 40% ऑयल हमारा जो शेयर है वो रशिया से आ रहा है डायरेक्टली, जबकि इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है ये। ग्लोबली ऑयल देखिए तो ऑयल की सप्लाई ज्यादा है, ओवर सप्लाई है, बट स्टिल ओपेक क्या करता है, ओपेक सप्लाई को कट करता रहता है प्राइस को पंप अप रखने के लिए, लेकिन रशिया से हमें सस्ते दाम पर मिल रहा है ये। एंड अब हम क्या प्लान कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हम यूएस से हमारा एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाएंगे। बट ये भी इंडिया के लिए ट्रिकी सिचुएशन है कि रशिया से ऑलरेडी इतना सारा हम लोग एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब यूएस से भी इंक्रीज करना है तो कहां से रिड्यूस करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इनका कहना है कि जो रशिया के रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो बेस है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म पर, और एनर्जी ट्रेड किसी भी पॉलिटिक्स से हिंडर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी आपको जो सस्ते दाम पे ले रहा है आप उससे लो, ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स आप मत इन्वॉल्व करो, रशिया ये कह रहा है, ठीक है, इंडिया को। एंड आप जज नहीं कर सकते हो सिचुएशन अगर कोई 1-2 हफ्ते का डेटा आ गया उसके बेसिस पे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। टाइम लगता है असेस करने में ऐसी चीजों को, और हमें लगता है कि जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, इनका कहना है, ये इनकी स्टेटमेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है हमारा ये सक्सेसफुल रहेगा। सैंक्शंस के बाद भी इंडियन रिफाइनर्स को ऑल्टरनेट सप्लाईज मिल रहे थे क्रूड ऑयल के। ऑफकोर्स हमने वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करना शुरू किया, यूएस से इंक्रीज किया सप्लाई, अफ्रीका से इंक्रीज किया। तो इंडिया ने करीब 6,20,000 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल के, जो ऐसे टैंकर से आए हैं जो लिस्टेड थे लेटेस्ट यूएस सैंक्शंस में, और रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन 13 से 14% जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो ऐसे टैंकर से आ रहा था जो अभी लेटेस्ट सैंक्शंस जिन पे लग चुके हैं। तो इंडियन रिफाइनर्स को दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि रशिया जिस तरीके से दशकों से ये सैंक्शंस के अराउंड, मैं कहूंगा, हमेशा नेविगेट कर लेता है, कुछ ना कुछ लूपहोल ढूंढ लेता है, वैसे ही ये भी इस बार भी कर लेगा। इन्हें आदत हो गई है ऐसे करने की। एंड सैंक्शंस जो है वो इलीगल है इनका कहना है, और काफी बड़ा टोल इनका पे करना पड़ रहा है किसको, ग्लोबल इकोनॉमी को। सैंक्शंस की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, एनर्जी बहुत एक सेंसिटिव सेक्टर है, सबको जरूरत है एनर्जी की। दुनिया की सबसे पुअर कंट्री से लेकर रिच कंट्री सब डिपेंडेंट है कंप्लीटली एनर्जी पर। एंड आप एनर्जी प्राइसेस को फालतू में बढ़वा देते हो जब आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हो, वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हो ऐसे सैंक्शंस का इस्तेमाल करके। ऐसा कहना है किसका, रशिया का। तो इंडिया का जो इंपोर्ट है रशियन क्रूड ऑयल का, ये 13% से डिक्लाइन हुआ है दिसंबर में, अगेंस्ट जो 1.61 मिलियन बैरल चल रहा था एक टाइम पे नवंबर में। एंड यहाँ पे दिसंबर में 31%, जो 1/3 टोटल क्रूड ऑयल आया है हमारे पास, वो आया है कहां से, रशिया से।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है और किस तरीके से आप देखो कि रशिया बहुत ही कूल एक्ट करता है जब सैंक्शंस भी लग जाते हैं कि वो कहता है कि भाई मैं तो मुझे ऐसे ही आदत है अब जीने की। तो सैंक्शंस के साथ मैं जी लूँगा, सैंक्शंस में ही मैं सारे बिज़नेस कर लूँगा, सब सप्लाई भी कर दूँगा आपको जो चाहिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे इक्विटीज़ क्रैश हो रहे हैं और रुपया हाई चल रहा है। तो आप डेली मेरे ख्याल से न्यूज़ पे ये देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आ रहा होगा किस तरीके से शेयर बाज़ार नीचे जा रहा है, किस तरीके से रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो इंडिया का जो शेयर बाजार है लगातार हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी जो थे वो थोड़े रील थे फ्रॉम यूएस 25% टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। लेकिन मैं बता दूं स्टील और एल्यूमिनियम का जो टैक्स लगने वाला है यूएस में 25% का, इंडियन कंपनीज को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इतना कम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं ना कि मैं कहूंगा ये कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर्स बस न्यूज़ बनाना है इसलिए उसका मेरे ख्याल से वो पब्लिश करने लगते हैं, इतना हाइप क्रिएट करने लगते हैं, लेकिन स्टील सेक्टर को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक बार डेटा मैं आपको निकाल के दे दूँगा शाम को मैं चाहूँ तो अलग से एक वीडियो बना दूँगा इसके लिए कि स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती ही नहीं है यूएस को, ठीक है? बहुत ही स्पेसिफिक स्टील है जो एक्सपोर्ट करती है और उसमें भी बहुत सारे टर्न अराउंड मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं। यूएस ने एग्ज़म्पशन वगैरह के लिए भी उसमें अलग से ऑप्शंस दिए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़म्पशन के लिए और आप ये तो वो बात हो गई कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि 15 लाख सैलरी वालों के ऊपर टैक्स बढ़ गया, तो वो परेशान हो रहा है जो 1 लाख कमा रहा है या जो बेरोज़गार है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई। तो वैसे ही हमारी स्टील इंडस्ट्री है, यूएस को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम पे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो सेंसेक्स और निफ्टी में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, 5th स्ट्रेट डिक्लाइन एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादातर स्टॉक्स आपको नेगेटिव में ही नज़र आएँगे पिछले 2 दिन से स्पेसिफिकली। सेक्टर वाइज़ में मैं बोलूँ तो मेटल सेक्टर पे ऐसा तो सबसे ज़्यादा दबाव पड़ना चाहिए था, लेकिन मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक है? दूसरे सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली वो ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। आप स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स देखोगे, जो कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप देखिए शेयर बाज़ार में ना 3 टाइप के अलग-अलग मैं कहूँगा क्लासेस बन गए हैं शेयर्स के। शेयर्स में भी काफ़ी क्लासेज़ हैं। एक होता है ब्लू चिप। ठीक है, ब्लू चिप हो गया बिल्कुल मैं कहूँगा प्रीमियम शेयर्स सबसे जिन्हें सेफ माना जाता है बढ़िया शेयर्स। इसके बाद आ जाता है लार्ज कैप, ठीक है? लार्ज कैप शेयर्स ब्लू चिप से नीचे होते हैं। लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटलाइज़ेशन वाली कंपनीज़। ऐसी कंपनीज़ मान लो जो 80,000 करोड़ से ऊपर जिसकी वैल्यू है ना, वो हो गया लार्ज कैप। और फिर आ जाता है इसके बाद मिड कैप। मिड कैप का क्या ये देखिए ये ना ये एब्सोल्यूट कैटेगराइजेशन नहीं है, ये चेंज होता रहता है क्योंकि मार्केट में देखिए निफ्टी भी अलग-अलग लेवल पे पहुंचेगा तो ये भी बढ़ता जाएगा इसका लेवल। मिड कैप शेयर्स कौन से हो गए? हम कहते हैं जो 20,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक के शेयर्स है ना, वो आप मान लो कि मिड कैप में आते हैं और इसके बाद फिर स्मॉल कैप में कौन से आते हैं? जो 20,000 करोड़ से नीचे के शेयर्स हैं। तो ये हमेशा लेवल बढ़ते रहेंगे। कुछ दिन बाद 50,000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप हो जाएगी क्योंकि एक टाइम पे 5,000 करोड़ की कंपनी को हम लोग स्मॉल कैप बोलते थे। तो ऐसा था कि 20,000 करोड़ से नीचे वाली सारी कंपनी स्मॉल कैप है और इस तरीके से आप देखोगे तो ये कैटेगराइजेशन आपको इस तरीके का मिलेगा, कॉमन मिलेगा। लार्ज कैप में यूजुअली कंपनीज 80,000 से करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज दिखेंगी। मिड कैप में भी इस तरीके से और स्मॉल कैप में भी 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज ही आपको दिखेंगी। एंड बाकी इसका सिंपल डेफिनेशन ये है, जो कंपनी निफ्टी मिड कैप में आती है, वो मिड कैप कंपनी है। जो निफ्टी लार्ज कैप में आती है, निफ्टी 50 में आती है लेट्स से, वो ब्लू चिप कंपनी है। मतलब ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन, ठीक है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि निफ्टी मिड कैप में जो शेयर्स हैं, आप देख लो उठा के 100 शेयर्स हैं, उसमें 100 मिड कैप शेयर्स हैं। इस तरीके से होता है इनका वैल्यूएशन कैटेगराइजेशन। तो एचएएल मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। अच्छा इंडिया में सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हमारी एचएएल ही है, ठीक है? पीएसयू है एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे इनके पास ऑर्डर्स हैं अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो बढ़िया ऑर्डर्स हैं इनके पास, ऑर्डर्स की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनको एग्ज़ीक्यूट करना। जैसे कि हमारे जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है हमारा जेट फाइटर तेजस मार्क 1 ए करीब 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए एंड 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एलसीएच प्रचंड इनकी वैल्यू है 1.3 ट्रिलियन रुपीस। ये एडवांस स्टेज ऑफ क्लियरेंस में है एंड एक्सपेक्टेड है कि मटेरियलाइज होंगे इन 3 to 6 months, 3 से 6 महीने लगेंगे। ऑर्डर बुक हमारा 2.5 ट्रिलियन रुपीस का हो जाएगा करीब करीब 2025-26 में एचएएल के लिए 2.5 ट्रिलियन रुपीस का। लेकिन सीएमडी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ठीक है? ये ऑर्डर्स को ऑफ कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? जो पाइपलाइन में है और बहुत हेल्दी है। तो अगले 12 महीने में इनका ये कहना है कि ऑर्डर एक्रीशन है करीब-करीब 1.65 ट्रिलियन का।
जो हो जाएगा। एंड यहाँ पे SU-30 MKI अपग्रेड का भी काम है। इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का डिजाइन का काम है एंड डेवलपमेंट का। इसके अलावा रेगुलर रिपेयर एंड ओवरहॉल भी करना पड़ता है, जो ये दे रहे हैं मना करके, राइट, डिफेंस वेपन्स। तो 9 महीने अगर आप देखोगे इस फाइनेंशियल ईयर के, तो HAL को फ्रेश ऑर्डर मिले हैं 55,800 करोड़ के, ठीक है, जिसमें 39,000 करोड़ तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं 240 AL-31FP इंजन के, और जिसकी वैल्यू 25,350 करोड़ है, एंड 12 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के, जिसकी वैल्यू 12,500 करोड़ है, और 16,500 करोड़ के ROH और स्पेस और D&D ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो मेंटेनेंस हो गया और ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए। तो HAL ने महारत्ना का स्टेटस अचीव कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो महारत्ना कंपनी बनी है, और HAL ने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया है। हाईएस्ट रेवेन्यू भी इनका आया है, 30,381 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड कंपनी ने सिक्योर किए हैं एक्सपोर्ट्स ऑर्डर कितने के, 300 करोड़ के एक्सपोर्ट्स भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे कंसर्न्स हैं, एक तो डिलीवरी डिलेज के, ठीक है, आप ऑर्डर कितना ही ले लो, आप एग्जीक्यूशन कितने दिन में कर पा रहे हो। अगर यही एग्जीक्यूशन 10 साल में करोगे तो $2.5 ट्रिलियन एक तरीके से कमाने में 10 साल लग गए आपको। अगर आप 1 साल में एग्जीक्यूट करोगे तो 1 साल का आपका ये रेवेन्यू हो जाएगा, राइट। तो एग्जीक्यूशन सबसे टफ काम है डिफेंस के काम। एंड यहाँ पे डिलीवरी को लेके डिलेज की बात हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो IF वगैरह से जितने भी ऑर्डर हैं, कहीं ना कहीं हर ऑर्डर यहाँ पे डिले पे चल रहा है। हिंदुस्तान HAL ने एस्टैब्लिश किए हैं करीब करीब 3 प्रोडक्शन लाइंस LCA के लिए, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा, 1 ईच एट LCA डिवीजन, एयरक्राफ्ट डिवीजन इन बेंगलुरु, एंड दोनों गेयर्ड हैं फॉर प्रोडक्शन, और तीसरा है नासिक की फैसिलिटी में। तो इससे क्या होगा, HAL अचीव कर पाएगा कि हम साल में 24 एयरक्राफ्ट बना पाए, तेजस 24 तेजस ये बना पाए अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी में। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए इनिशिएटिव्स जो है लिए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, वो इसको मीट कर पाएंगे। CMD का कहना है हमारे कि जो फर्स्ट डिलीवरीज हैं LCA MK-1A की, वो शेड्यूल था कि बिगिन होगी कितना, एंड ऑफ 2025 में, लेकिन डिले यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 साल का हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारे ही डिफेंस के लिए, राइट, हम किसी और कंट्री को भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम टाइम पे डिलीवर कर पाए, टाइमली एग्जीक्यूशन कर पाए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तो इन्वेस्टमेंट्स की कमी भी हो सकती है, जो एक प्रॉब्लम है। और डिस्पाइट HAL जो एक फुली कमिटेड रहा है 2030 तक विद ऑर्डर्स फ्रॉम आर्म फोर्सेस, जो CMD है वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इंडिजिनस प्लेटफॉर्म का सिक्योर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम यहाँ पे ग्रो कर पाए। यस, एक्सपोर्ट से हमारे पास पैसा आएगा, राइट, हम अपने आर्म फोर्सेस को चीजें दे रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी सिक्योर करना है। जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको भी कुछ हेलीकॉप्टर्स बेचना चाहेंगे या कुछ जेट फाइटर्स बेचना चाहेंगे। तो इनका कहना है कि HAL टारगेट कर रहा था एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि वो लाइन एक्सटेंड करेंगी ऑफ क्रेडिट टू पोटेंशियल बायर्स एंड कंट्रीज टू फैसिलिटेट LCA एक्सपोर्ट डील्स। तो होगा क्या, इंडियन गवर्नमेंट जाएगी अफ्रीका में किसी कंट्री को और कहेगी कि यार देखो, तुम बड़ी कंट्री बन गए हो यार, तुम जेट फाइटर रखो, जेट फाइटर क्यों नहीं रख रहे हो तुम, ये क्या तुम पुरानी इन्फेंट्री लेके घूम रहे हो, टैंक वैंक तो देखो सबके पास है, वो तुम्हारा दुश्मन है उधर, उसके पास भी है, आप रखो जेट फाइटर। अफ्रीका में कितनी कंट्रीज के पास जेट फाइटर है, तो कहेंगे हाँ सर हमें चाहिए, तो लेकिन दिक्कत ये है कि पैसे अभी नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट वगैरह अभी पे हमें लोन मिलेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक से कहीं और से डिफेंस इक्विपमेंट के लिए तो लोन नहीं मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी एक काम करो, लाइन ऑफ क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें बहुत ही सस्ते दाम पे मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, ये लोन तुम रीपे करो, किसको, हमें रीपे करते रहो, ठीक है, और इससे ये जो पैसे हैं तुम किसको दे दो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दो। तो क्या हुआ, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज आज तक यही तो करते आई, वो लोन देती है आपको और फिर वो पैसा आपसे ही ले लेती है, क्यों, क्योंकि आप उनकी कंट्री से तो सामान खरीद रहे हो, और फिर वो ब्याज पे आपको पैसा भी चुकाएंगे, आप समझ रहे हो। तो ये इस टाइप की डिप्लोमेसी वेस्टर्न कंट्रीज कर पाई है, क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज रही हैं आज तक, राइट, पैसा भी रहा है और टेक्नोलॉजी भी रही है जो दूसरी कंट्रीज को चाहिए थी। तो ये अब इंडिया आगे परस्यू करने के बारे में जरूर सोचेगा। स्टक डिजिटल लेंडर्स लुक टू RBI टू ईज अनसिक्योर्ड लोन रूल्स। जितने भी डिजिटल लेंडर्स है, डिजिटल लेंडर्स कौन है, ये जो एप्लीकेशन है ना आजकल, फिनटेक एप्लीकेशन, आपको लोन सैंक्शन करते रहते हैं, एप्लीकेशन पे जाओ तुरंत लोन दे देंगे, बच्चों को भी लोन दे देते हैं, ये जिनका हम देखोगे कि स्कोर नहीं था कोविड के टाइम पे, तो छोटे कॉलेज के बच्चों को भी लोन मिल जा रहा था। तो डिजिटल लेंडिंग इंडस्ट्री आप देखिए कि RBI के पास जा रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि सर प्लीज थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, थोड़े से रूल्स हल्के कर दो, बड़े परेशान है हम। अनसिक्योर्ड लेंडिंग ये लोग करते हैं। अनसिक्योर्ड लेंडिंग क्या होता है, जहां मैं आपसे ना कुछ भी गिरवी नहीं रख रहा हूं, मैंने बेसिकली आपको 15,000 चाहिए दे दिया बस, कि आप लौटाओगे। अब ये अनसिक्योर्ड है, आपने नहीं लौटाया तो मैं कैसे लूंगा वापस। जब कार लेते हो तो कार आपका कोलैटरल होता है, लोन नहीं चुकाया तो कार ले लेगी आपकी बैंक, राइट, घर भी ले लेगी आपसे।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट कार्ड अगर डिफॉल्ट कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड वाले आके क्या लेंगे आपसे, कुछ भी नहीं ले पाएंगे, राइट। तो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आरबीआई से गुजारिश कर रहे हैं कि आप रूल्स थोड़े से हमारे लिए लूज कर दो, बहुत परेशान है हम, हमारा पैसा बन नहीं रहा। फिनटेक लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम लोन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर काफी ज्यादा, क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं, कौन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रेडिट प्रोडक्ट्स देने ही बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो विड्रॉल है ऐसे प्रोडक्ट्स का, इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है, और कस्टमर्स जिनके जेन्युइन नीड है शॉर्ट टर्म लोन्स का, उन्हें ऑफलाइन मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ जा रहा है। तो ये डेटा गैदर कर रहे हैं इम्पैक्ट देखने के लिए कि आरबीआई का जो स्टैंड है इंटरेस्ट रेट्स पे ऑन ग्राउंड, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन्होंने सीनियर बैंकर्स से मुलाकात की, दूसरे नॉन बैंकिंग ऑफिशियल से भी मुलाकात की, और डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो आरबीआई के अंदर आता है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है, और मीटिंग भी होगी। मीटिंग लास्ट टाइम भी हुई थी एंड ऑफ द ईयर, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स, डिजिटल लेंडिंग इंडस्ट्री के सारे बैंक से लेके एनबीएफसी तक जो थे इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन लोन्स। ठीक है। एंड सेम इश्यू रेज किया गया 7 जनवरी को भी मीटिंग में, न्यू दिल्ली में, एंड यहाँ पे लेंडिंग कंपनीज ने अपनी आवाज उठाई। तो मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स जो फिनटेक प्लेटफॉर्म रन करते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो लोन्स देती हैं स्पेसिफिकली, ये क्या करती है, लोन कहाँ से सोर्स करती है, एनबीएफसी से। एनबीएफसी जैसे कोई भी एनबीएफसी आप ले लो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनसे लोन ले लिया, ठीक है, एंड अपने कस्टमर्स के लिए। और ये फिर क्या करती हैं, ये हमें बेसिकली, हम जो इनके कस्टमर हैं, जिन्हें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए क्रेडिट चाहिए, उन्हें ये दे देते हैं। तो ऐसे ग्रोथ रेट ना बड़े अच्छे थे कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे, लेकिन ये लोन्स ना डिफ़ॉल्ट काफ़ी करने लग गए। तो ये फर्स्ट हाफ 2025 में अगर आप देखोगे, एफआई 2025 के, इन्होंने डिसबर्स किया ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के करीब किए, जो पहले 91,000 करोड़ था लास्ट ईयर। और ईटी ने ये भी लिखा जनवरी 18 को कि किस तरीके से अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एडवांस सैलरी, वो भी आप देखोगे बंद कर दिया, करना पड़ा फिनटेक्स को। कुछ ऐसी कंपनीज भी आई थी जो एडवांस सैलरी दे रही थी एक तरीके से आपको, ठीक है, आपकी जो भी सैलरी है, लेट्स से 10,000 वो आपको दे देंगे, वो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपके पास रहेगा, और फिर वो उसे वापस ले लेंगे, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे आपसे। अगर आप उसको 10 दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो आरबीआई ने ऑफिशियली प्रिस्क्राइब तो नहीं किया है कोई कैप, कि आप कितना ब्याज दर, आप कितना भी रेट, आप कस्टमर से 90% इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर सकते हो अगर आप लोन दे रहे हो तो, ठीक है, इंडिया में। तो लेकिन इनका ये कहना है कि फिनटेक लेंडर्स को इन्होंने कन्वे किया कि कोई भी अनसीरियस जो रेट है वो आप चार्ज नहीं कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ऐसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं जहाँ पे 45% पर एनम का इन्हें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है कस्टमर्स को। तो इन्हें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कस्टमर पे करता है लोन के लिए, वो 30% से कम रखना चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स को यूसुरियस लोन्स क्लासिफाई नहीं किया जाता है, इनका ये कहना है। तो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, 30% ऑन एन एवरेज इफेक्टिव रेट रखेंगे जो हम लोन्स दे रहे हैं इस पर, ताकि कस्टमर्स पे भी बहुत ज़्यादा बाहर ना आए कि वो बिल्कुल पुश कर दें हम उन्हें खुद ही कि आप डिफ़ॉल्ट कर दो। तो लेट्स सी आरबीआई यहाँ पे क्या चेंजेस करता है। मतलब इट्स डिफिकल्ट, अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लेने भी लग गए थे पर्सनल लोन वगैरह, और डिफ़ॉल्ट भी इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि थोड़ा रेकलेसली लोन बाँटा गया है पिछले 2 सालों में। अडानी पावर, अडानी में पावर अब बांग्लादेश सप्लाई टू 100%। अडानी पावर रिस्टोर कर सकता है फुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू बांग्लादेश एज अ कंट्री स्टार्ट्स क्लियरिंग ड्यूज। बांग्लादेश ने अपने ड्यूज क्लियर करने शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ठीक है। एंड अब जो $1 बिलियन का जो पीक में अगस्त 2024 में ड्यू था, अब $700 बिलियन का हो चुका है। अडानी ने 50% कर दिया था अपने पावर सप्लाई को, जो बांग्लादेश में पावर सप्लाई जाता था उससे 50% पे ले आया था अडानी। और ये जो डिले हुए थे इसलिए हो रहे थे, मतलब क्योंकि भाई पेमेंट ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जब पेमेंट नहीं आ रही है तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई करेंगे नहीं। तो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, बीपीडीबी, इन्होंने कन्वे किया अडानी को कि आप ना पावर सप्लाई 50% कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बड़ी कम है, ठीक है, विंटर में। और उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं किया ऑफकोर्स इस पे। तो पावर ड्यूज जो है वो डाउन हो गया, क्योंकि बांग्लादेश पेमेंट कर रहा है अराउंड $85 million पर मंथ अडानी पावर। एंड जो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स है, उनका कहना है कि बीपीडीबी और अडानी ऑफिशियल्स जो थे वो वर्चुअली इन्होंने मीटिंग की है, ठीक है, और जितने भी इश्यूज थे एक दूसरे के बीच में उसे क्लियर आउट कर लिया है इन्होंने। और जो रिक्वायरमेंट है टुडे, उन्होंने प्लान किया है कि वो सिंक्रोनाइज कर देंगे सेकेंड यूनिट, लेकिन हाई वाइब्रेशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने स्टॉप कर दिया है यूनिट को फ्रॉम रीस्टार्टिंग ऑन मंडे। तो राइट नाउ ये पेमेंट कर रहे हैं $85 million का पर मंथ, एंड ट्राई कर रहे हैं कि और पे करें। इनका इंटेंशन है कि रिड्यूस कर दे ओवर ड्यू को, एंड कोई बिग इशू नहीं रहेगा अडानी ग्रुप के साथ। अडानी पावर सप्लाई करता है करीब 1600 मेगावाट पावर बांग्लादेश को, जो इनका कोल फायर्ड
प्लान है गोडा झारखंड में। झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाता है? बांग्लादेश जाता है। एंड इसके 2 यूनिट है ऑफ नियरली 800 मेगावाट ईच। तो 25 साल का एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ अडानी ग्रुप का, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश के साथ। 25 साल तक ये पावर सप्लाई करेंगे। 2015 में ये हुआ था, तो अभी तो 2040 तक तो चलना ही चलना है। और यहाँ पे जो 10% बांग्लादेश की बिजली है वो किससे आती है? अडानी पावर से आती है। तो पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो बैक्ड है बाय सॉवरन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। एंड जो गोडा पावर प्लांट है वो डिपेंडेंट है किस पे? इंपोर्टेड कोल पे और सप्लाईज पे। जो पावर सप्लाई करता है किसको? बांग्लादेश को, विद फ्यूल कॉस्ट पासिंग थ्रू। एंड जो बैलेंस 7.1 गीगावाट कैपेसिटी है वो लोकेटेड है क्लोजर टू माइंस, जहां पे 84% फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट है। तो लेट्स सी, अगर बांग्लादेश पे करता है अपने ड्यूज इसी तरीके से, तो अडानी पावर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उन्हें 100% कैपेसिटी पे फिर से ऑयल सप्लाई करना, पावर सप्लाई करना शुरू कर दें। अब खाने के तेल, कुकिंग ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि रुपया लगातार गिर रहा है। कमजोर होता हुआ रुपया, अब इससे हमारी जेब पे असर पड़ रहा है क्योंकि कुकिंग ऑयल प्राइसेस जो है करीब करीब 5% बढ़ गया है पिछले 15 दिनों में, पास्ट फोर्टनाइट। जैसे एक्सोटिक फ्रूट्स हो गए हमारे, कीवी, एवोकाडो, पियर्स, प्रीमियम एप्पल, नट, ड्राई फ्रूट्स, इनके दाम भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि इंपोर्ट्स इंडिया में अब काफी महंगे होने वाले हैं। जो इंपोर्ट्स हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं, कंप्राइज करते हैं एटलीस्ट 60% ऑफ कुकिंग ऑयल्स जो हम यूज करते हैं इंडियन किचन में। जो रुपये का डेप्रिसिएशन है कपल्ड विद एन इंक्रीज इन कुकिंग ऑयल प्राइसेस, जो जिनका आप ओरिजिन देखोगे फरवरी में है, इन्होंने लिफ्ट किया है रिटेल प्राइसेस को ऑफ सोयाबीन, सनफ्लावर एंड पाम ऑयल्स बाय 5 to 6 रुपी पर केजी। तो जितने भी इंपोर्ट होते हैं हमारे बाहर से चीजें, वहां पे 5 से 6% का हमें प्राइस चेंज नजर आएगा और ये प्राइस महंगा होता हुआ नजर आएगा। एक्सोटिक फ्रूट्स जो कीवी, एवोकाडो, पियर्स, प्रीमियम एप्पल्स, नट्स, ड्राई, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ चुका है। एंड ये कॉस्ट जो है सून कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। जैसे इंपोर्टेड एवोकाडो जो है 22% इनका रेट बढ़ गया है, 450 रुपए केजी हो गया है 360 रुपए केजी से। एंड जो इंपोर्टर हैं होलसेल एक्सोटिक फ्रूट्स के, उनका ये कहना है कि जो रुपी डेप्रिसिएशन है इंपोर्टेड एप्पल्स पे और कीवीज पे भी इसका असर मार्च से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। कुकिंग ऑयल की अगर बात करें, खाना बनाने के जो तेल है उसमें पाम ऑयल इंक्रीज हुआ है 4.5% से टू 146 रुपी पर केजी। एंड सोयाबीन ऑयल इंक्रीज हुआ है 5.4% से टू 135 रुपी पर केजी। सनफ्लावर ऑयल्स साढ़े ऑलमोस्ट 3%, 3.2% बढ़े। और जो लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल है ना, वहां पे भी हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल 166 रुपी पर केजी हो गया है 163 रुपी पर केजी से। और जो ग्राउंडनट ऑयल है ये 185 रुपी पर केजी हो गया 183 से। कॉटन सीड ऑयल 131 हो गया है 125 से। तो रुपया अगर डेप्रिशिएट होता रहा तो सिमिलर मैनर में हमें दिखेगा कि हमारे रेट्स बढ़ते रहेंगे। 60% जो हम ऑयल यूज करते हैं इंडिया में, डिमांड है हमारा ऑयल का, वो इम्पोर्ट से आता है, विदेशों से आता है, जो खाने का हम लोग तेल यूज कर रहे हैं। और अगर फॉल होगा इंटरनेशनल कुकिंग ऑयल प्राइसेस में दिसंबर में, इसकी वजह से इसकी वजह से हमें मदद मिली एक्चुअली कि हम अब्सॉर्ब कर पाए इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग स्लाइडिंग रुपी। तो अगर आप देखेंगे कुकिंग ऑयल के जो दाम है ना पिछले 1-2 साल में, वो लगातार नीचे गए हैं। ठीक है, लगातार नीचे जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि रुपया जब अचानक से गिरा तो हमें तुरंत हमने नहीं बढ़ाया, क्योंकि इतने दिन से फायदा भी तो हो रहा है यार, राइट? क्योंकि प्राइस घट तो नहीं रहे थे। तो हाउएवर अगर आप पाम ऑयल की बात करोगे, सनफ्लावर ऑयल की बात करोगे, सोयाबीन की, तो ये रिकवर होने स्टार्ट हो गए इस मंथ, क्योंकि डिमिनिश्ड सप्लाईज थे, इनके सप्लाईज कम थे। एडवर्स वेदर रहा है कहाँ? अर्जेंटीना और ब्राजील में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए नजर आए। रुपया कमजोर होता हुआ नजर आया हमें, जहां पे वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो गए। जो प्राइजेस हैं प्रीमियम एप्पल्स के 8 से 10% बढ़ चुके हैं मेट्रो और मुंबई में, मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली और मुंबई में। एंड एक्सोटिक फ्रूट्स भी हमने देख लिया कि काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जेब पे फर्क पड़ने वाला है रुपए के कमजोर होने से। अब आते हैं, आरबीआई प्रॉप्स अप रुपी टू इट्स बिगेस्ट गेन। आरबीआई की वजह से रुपए में सबसे बड़ा गेन आया है, 64 पैसे का गेन हमें स्ट्रेंथन होते हुए दिखा रुपया। एंड सबसे बड़ा ये सिंगल डे गेन है इन ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल में। तो रुपया जब लगातार गिर रहा है नीचे, तो सबसे बड़ा गेन भी उसी टाइम पे आ गया। जी हाँ, ये आया है इंटरवेंशन की वजह से। और इंटरवेंशन कौन कर रहा है यहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई रुपए के प्राइस में इंटरवेंशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? अब यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा है स्पेसिफिकली? आरबीआई रुपये को सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा? जब रुपया नीचे जा रहा है, तो रुपया क्यों जा रहा है नीचे? क्योंकि इसकी डिमांड कम है, राइट? और इसकी सप्लाई ज्यादा है। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो रुपया फिर ऊपर जाने लग जाना चाहिए, राइट? इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं रुपया बाय करना शुरू कर दे आरबीआई मार्केट से, तो इससे यही होगा, या डॉलर सेल करना शुरू कर दे,
तो इसको हम रिवर्स कर पाएँगे। तो ये हमेशा मतलब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इसका नहीं क्रिएट होगा, लेकिन एक इंट्राडे लेवल पर आरबीआई इसे सपोर्ट ज़रूर कर पाएगा। तो रुपया वीक होकर आ चुका था 87.95 रुपी पर डॉलर पे एंड लेटर ऑन ये क्लोज हुआ एट $87.47 पर डॉलर एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स भी 108 पर आ चुका है। 108.2 पर डॉलर इंडेक्स क्या है? डॉलर इंडेक्स में 6 अलग-अलग करेंसीज हैं, ठीक है? और ये 6 करेंसीज को वे किया जाता है डॉलर के अगेंस्ट, ये वर्सेस डॉलर। तो ये 108 पर हमें नजर आता हुआ दिखता है। तो ये मूव जो है डेफिनेटली मार्केट्स को बाय सरप्राइज इन्होंने शुरू कर दिया। काफी सरप्राइज हो गए लोग एंड जो मेजरली बिकॉज आरबीआई इंटरवेंशन आया ऑफ कोर्स, इसलिए हमें इतना बड़ा रिकवरी देखने को मिला इंट्राडे। तो कुछ एक्सपोर्टर्स हैं स्पेसिफिकली जिनके अनहेज्ड पोजीशंस थे, उनको काफी लॉस हुआ होगा। ये कहना है ट्रेडर विद अ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये भी इंटरेस्टिंग है। लेबर शॉर्टेज हो रही है वेलफेयर बेनिफिट्स की वजह से। जी, एल&टी के सीएमडी है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एस एन सुब्रमण्यम एंड उनका कहना है कि लेबर शॉर्टेज हमारे देश में इसलिए इंक्रीज हो रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि जो वेरियस वेलफेयर स्कीम चल रही है ना, लेबर वहीं पे काम करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। इन्होंने एड्रेस कर रहे थे अभी सीआई मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट को चेन्नई में, और सुब्रमण्यम ने कहा कि डिस्पाइट जो क्रूशियल रोल है कंस्ट्रक्शन का नेशनल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है क्योंकि अवेलेबल वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास। सुब्रमण्यम ने पॉइंट आउट किया कि बहुत सारी कंट्रीज जो है डील करती है विद हाई इमिग्रेशन रेट्स, तो इंडिया के पास यूनिक चैलेंज है। हमारे वर्कर्स ना रिलोकेट ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो अपने गांव में है तो गांव छोड़ के नहीं आना चाहते एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो चैलेंजेस है वर्कफोर्स मोबिलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि एल&टी को जरूरत है करीब 4 लाख वर्कर्स की, लेकिन इतने लोग छोड़ के जाते रहते हैं। एट्रिशन मतलब क्या हो गया? इन्होंने कहा कि 4 लाख वर्कर्स तो है हमारे पास, लेकिन एट्रिशन 3 से 4 टाइम होता है इन अ ईयर। एट्रिशन मतलब क्या हो गया कि ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय कितने दिन तक काम करता है आपके यहाँ। तो एक एम्प्लॉय अगर एक ऑन एन एवरेज 3 महीने काम करता है सिर्फ, इसका मतलब कि भाई आपकी पॉलिसीज या तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये तो एम्प्लॉयज के पास इतने ऑप्शन है कि आपके यहाँ काम करने का उसका मन नहीं है, राइट? तो अगर ऑन एन एवरेज 3 महीने का आपका, अगर आप देखो कि 30% एट्रिशन है, लेट्स से 30% का एट्रिशन है, इसका मतलब 30% वर्कफोर्स आपकी एक साल में बदल जाती है, छोड़ देती है आप। तो इसीलिए 4 लाख वर्कर्स की ही जरूरत है इन्हें, लेकिन ये एम्प्लॉय कितने को करता है? 16 लाख को करता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बैकअप रखना पड़ता है, इन्हें बफर रखना पड़ता है वर्कर्स का। तो कह रहे हैं कि इमेजिन हैविंग टू मोबिलाइज 1.6 मिलियन पीपल एवरी डे एंड he said emphasizing need for dedicated human resources division for labor recruitment। तो सुब्रमण्यम ने सजेस्ट किया कि सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि जन धन बैंक अकाउंट्स, और जो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं अंडर गरीब कल्याण योजना और एम्प्लॉयमेंट थ्रू मनरेगा, जिसकी वजह से वर्कर्स के पास अब इंसेंटिव नहीं है कि वो काम करें या जॉब ढूंढे अपने होम टाउन से दूर। जैसे बिहार या यूपी में फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं भी है, अगर चेन्नई में कोई प्रोजेक्ट है वो वहां नहीं जाना चाहेगा। एंड इसके वेरियस रीजंस भी हैं। अब हो सकता है कि उससे पैसे बचे, सेविंग्स ना हो पाए, लेट्स से वो वहां पे जाके काम करे बट सेविंग्स ही ना हो पाए उसकी, क्योंकि वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, फैमिली से बहुत ज्यादा दूर है, साल में एक बार भी आएगा तो खर्चा बहुत होगा, राइट? एंड फैमिली को लेके रह नहीं सकता क्योंकि लिविंग कंडीशंस वहां इतनी अच्छी नहीं होंगी, राइट? तो इसीलिए क्या है, वो चूज करता है कि यार चलो मैं यहीं पे मनरेगा में काम कर लेता हूँ, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। ये तो ये हो सकता है, या फिर जैसा ये कह रहे हैं कि इतने पैसे ही मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर ऐसा रियल में है तो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट से इतने पैसे मिल रहे हैं लोगों को कि वो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा मतलब ये तो फिर काफी डिफरेंट सिचुएशन हो गया, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला सिचुएशन हो गया इंडिया में। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आपको लगता है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया में चल रहा है कि लोग जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट से ही मिल जा रहे हैं, या फिर कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ऐसे दूर रिलोकेट करके, माइग्रेट करके जॉब नहीं करना चाहते हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।